सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर। आज मैं आपके समक्ष ग्रामीण समाजशास्त्र प्रश्न पत्र के अंतर्गत ग्रामीण शक्ति संरचना के बदलते स्वरूप पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि मेरा यह व्याख्यान या विचार समस्त छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। ग्रामीण शक्ति संरचना गांवों में विभिन्न आधारों पर शक्ति से जुड़े विभिन्न पक्षों एवं प्रक्रियाओं की एक समग्र व्यवस्था है जो सामाजिक संबंधों की संरचना पर निर्भर करती है तथा ग्रामीण सामाजिक संरचना के एक अंग के रूप में संबद्ध रहती है। ग्रामों की राजनैतिक व्यवस्था, संगठन, राजनीतिक दल एवं नेतृत्व की प्रकृति एवं कार्यशैली ग्रामीण शक्ति संरचना के माध्यम से नियंत्रित, निर्देशित और संचालित होती है। ग्रामीण शक्ति संरचना जिस प्रकार की होगी, ग्रामीण राजनीति एवं नेतृत्व भी प्रायः उसी प्रकार की होगी। शक्ति संरचना में तीन बातें बहुत उपयोगी होती हैं, जिसको आप कह सकते हैं प्रभाव, शक्ति एवं सत्ता। ये घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होते हैं। प्रभाव का संबंध दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित करना है, अर्थात एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह को अपने इच्छानुसार बदलना या कार्य करने हेतु राजी कर लेना प्रभाव के अंतर्गत शामिल होता है। प्रभाव के दो स्वरूप होते हैं, पहला है शक्ति और दूसरा है सत्ता। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से शक्ति से तात्पर्य व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं के फलस्वरूप प्राप्त प्रभाव है, जबकि सत्ता शक्ति का एक संस्थात्मक रूप है। इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी आप जिसको कह सकते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता को तीन स्वरूपों में विभाजित किया है। पहला है वैधानिक या तार्किक सत्ता, लीगल अथॉरिटी। दूसरा है परंपरात्मक सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। और तीसरा है चमत्कारिक सत्ता या करिश्मेटिक अथॉरिटी। मैक्स वेबर की सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या शक्ति या सत्ता की अवधारणा से ही प्रारंभ होती है। ग्रामीण शक्ति संरचना के समाजशास्त्री अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए उसे ग्रामीण नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में ही देखना एवं समझना उचित होगा। नेतृत्व ग्रामीण समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका समाज की शक्ति संरचना में प्रमुख स्थान होता है। नेता ही राजनैतिक संस्थाओं, ग्राम की जीवन शैली तथा दिशा को गति प्रदान करता है। अतः नेतृत्व के अध्ययन के बिना राजनैतिक संगठनों और संरचनाओं की कार्य प्रणालियों को समुचित रूप से समझना असंभव है। जमींदारी उन्मूलन के पहले ग्रामीण नेतृत्व अधिक भूस्वामित्व एवं उच्च जातियों पर आधारित रहा है। उस समय जाति परिषद सामाजिक मामलों से संबंधित निर्णय लेने में प्रभावशाली होती थी। परंपरागत नेतृत्व में अगर हम देखें तो स्पष्ट होता है कि सामान्यतः अधिक आयु के लोग, कम पढ़े लिखे, अनुभवी तथा उच्च जाति एवं उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित होती रही है। परंतु सरकार द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप परंपरागत नेतृत्व के प्रतिमानों में परिवर्तन की प्रक्रिया
प्रारंभ हो गई है। आज यदि हम भारतीय समाज पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो स्पष्ट होता है कि ग्रामों में निरंतर ऐसे और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, पिछड़ी और निम्न जातियां समानता और स्वतंत्रताओं से जुड़कर शक्ति प्राप्त करने के लिए परंपरागत नेतृत्व के केंद्र रहे भूस्वामियों एवं उच्च जातियों से प्रतिस्पर्धा करने लगी हैं। परिवर्तित ग्रामीण शक्ति संरचना में नेतृत्व परंपरात्मक आधुनिक निरंतरता को स्पष्ट करता है। नए प्रकार की शक्ति संरचना दलीय पंचायत के रूप में स्वतंत्रता के पश्चात विकसित हुई, जिसके लिए मुख्यतः दो कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। पहला है वयस्क मताधिकार और दूसरा है पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना। ये आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के फलस्वरूप समाज में दिखाई पड़ती है। ग्रामों में नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है? सामान्यतः ये प्रश्न बार बार हमारे सामने उपस्थित होता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि आज गांव में नेतृत्व की या नेता की आवश्यकता महसूस होती है। इस संबंध में विभिन्न समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि आज ग्रामीण विकास संबंधी कार्यों का कुशल संपादन योग्य एवं सक्षम नेतृत्व पर ही निर्भर करता है। यही कारण है कि अब नेतृत्व की धारणा पहले की तुलना में बहुत अधिक व्यापक हो गई है। सामाजिक आर्थिक विकास, लोकतंत्र, जनसंचार और परिवहन के साधनों ने ग्रामों में एक नवीन सामाजिक एवं राजनैतिक परिवेश को जन्म दिया है। दूसरे शब्दों में अब नेतृत्व गुणवादी से प्रकार्यवादी हो गया है। आज भी ग्रामीण जीवन अनेक समस्याओं से ग्रसित है तथा सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रयासों के बावजूद इस दिशा में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। संभवतः यही कारण है कि आज नेतृत्व के नए प्रतिमान उभर रहे हैं जो ग्रामीण विकास एवं कल्याण की भावनाओं को केंद्र बिंदु मानकर क्रियाशील है। वर्तमान में नेतृत्व की सफलता बहुत हद तक नेता की क्रियाशीलता पर निर्भर हो गई है तथा ग्रामों में नेतृत्व की आवश्यकता ग्रामीण समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण कार्य के उचित संपादन के संदर्भ में तीव्रता से महसूस की जाने लगी है। यही नहीं, ग्रामीण नेतृत्व के वंशानुगत जो व्यवस्था थी वह आज विवाद का विषय बन गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्णतः ग्रामीण शक्ति संरचना आज परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़ गई है। पहले परंपरागत शक्ति संरचना में पंच एवं सरपंच तथा पटेल एवं मुखिया के पद वंशानुगत होते थे, जिसके आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी नेतृत्व का निर्धारण होते रहता था और पिता से पुत्र को यह परिस्थिति प्राप्त हो जाती थी। किंतु अब आवश्यक नहीं है कि पिता का पद पुत्र को ही प्राप्त हो सके, क्योंकि अब चुनाव के द्वारा नेता का चयन किया जाता है। स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली ने वंशानुगत नेतृत्व की व्यवस्था को बदल दिया और प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर गांव में लोगों के द्वारा जिसे पसंद किया जाता है या जो लोकप्रिय होते हैं, उनके हाथों में आज ग्रामीण नेतृत्व की बागडोर दिखाई पड़ती है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान ग्रामीण नेता कोई भी हो सकता है, चाहे वह कृषक हो या खेतीहर मजदूर हो अथवा शिल्पकार हो या व्यापारी हो, जो ग्रामवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए कार्य करता है,
वह नेतृत्व के योग्य माना जाता है। ग्रामवासी नेता के रूप में चुनाव के समय उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं जो उनकी समस्याओं, उनकी मांगों एवं कठिनाइयों का उचित निराकरण कर सके। अधिकतर ग्रामीण नेता भी नेतृत्व के माध्यम से अपनी लोकप्रियता, धन एवं शक्ति अर्थात प्रतिष्ठा प्राप्त करने एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील रहते हैं। प्रायः ऐसा माना जाता है कि ग्राम में जिस जाति की सदस्य संख्या अधिक होती है उसी जाति का सदस्य नेतृत्व प्राप्त करता है। चूंकि आज पंचायती राज व्यवस्था में नेता का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता है, इसके परिणाम स्वरूप अधिक संख्या वाली जाति के सदस्य द्वारा नेतृत्व प्राप्त करना अपेक्षाकृत अधिक आसान होता है और विभिन्न राज्य स्तरीय चुनावों या केंद्र की होने वाली विभिन्न लोकसभा या विधानसभा के चुनावों, पंचायत के चुनावों में हम ये देखते हैं कि प्रायः जातिगत भावनाओं से जुड़कर लोग मतदान करते हैं, अर्थात दलगत राजनीति से उठकर जातिगत भावनाएं अधिक प्रभावशील हो गई हैं। आज प्रायः उच्च स्तरीय राजनीति में जाति की प्रभावशाली भूमिका दिखाई पड़ती है या हम कह सकते हैं कि जाति के आधार पर संचालित हो रही है। अतः उसका प्रभाव ग्रामीण नेतृत्व पर भी आवश्यक रूप से दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि आज ग्रामों में प्रेशर ग्रुप या जिसको आप कह सकते हैं दबाव समूह या हित समूह, जिसे हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ग्रुप भी अधिक दिखाई पड़ता है। अर्थात अपने हितों को प्राप्त करने के लिए हित समूह के माध्यम से दबाव समूह का रूप धारण करके लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास होता है। सरकार द्वारा जाति के आधार पर शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण समाज मुख्य रूप से उच्च जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक आदि समूह में विभाजित हो गया है। आज प्रत्येक स्थान पर जाति संगठन निर्मित हो रहे हैं, अतः गांवों में एकता होते हुए भी चुनाव के समय जाति मतभेद उत्पन्न हो जाता है और इसका एक महत्वपूर्ण स्वरूप जो दिखाई पड़ता है वह है हित समूह, दबाव समूह के रूप में समाज में ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी अनेक दबाव निर्मित हो रही हैं जो धड़े या फैक्शंस के रूप में भी दिखाई पड़ती हैं, जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ग्रामीण राजनीति या ग्रामीण राजनीतिक व्यवस्था भी आज गुटबाजी की प्रक्रिया से जुड़ गई। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास के विभिन्न अध्ययनों का निष्कर्ष भी यही रहा है कि चुनाव के समय प्रायः सभी उम्मीदवार अपनी जाति के सदस्यों का वोट, समर्थन और उनकी सहानुभूति की अपेक्षा करते हैं। इसी कारण अनेकों बार यह भी तथ्य दिखाई पड़ता है कि स्वजाति प्रतिस्पर्धी अधिक होने पर स्वयं की जाति वाले ही परस्पर विरोधी की भूमिका निभाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज से लगभग 2-3 दशकों पहले ग्रामीण राजनीति का जो स्वरूप था, गांव की जो शक्ति संरचना परंपरागत थी, वह आज निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़ गई, जिसमें मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि सूचना और संचार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं दिखाई पड़ती हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ गई और यही कारण है कि केंद्र और राज्य स्तर की राजनीति में जो परिवर्तन होता है उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव ग्रामीण राजनीति में भी दिखाई पड़ता है। आज ग्रामीण शक्ति संरचना में युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी पर
यदि हम ध्यान केंद्रित करें तो ज्ञात होता है कि ग्रामीण समुदाय में नेतृत्व का नया उदीयमान इमर्जिंग ट्रेंड्स उदीयमान प्रतिमान परंपरागत नेतृत्व प्रतिमान की अपेक्षा अधिकाधिक युवा अभिमुखीकृत, जिसको आप कह सकते हैं कि यूथ ओरिएंटेड होता जा रहा है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना एवं ग्रामीण समुदाय में राजनीतिक दलों की बढ़ती हुई सक्रियता ने नवयुवकों एवं महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में नेतृत्व की भावना से जुड़ने हेतु प्रेरित किया है। यदि हम ग्रामीण समुदाय के आज से लगभग 4-5 दशकों पहले इतिहास पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो ये बात स्पष्ट होती थी कि उस समय महिलाओं की भूमिका बिल्कुल नगण्य थी, महिलाओं की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। उसके पश्चात आप देखेंगे कि धीरे धीरे अधिक उम्र के लोगों की या जो भूस्वामी होते थे उनकी जो भूमिका होती थी वह समय समय पर बदलती गई और महिलाओं की भागीदारी तो आप देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में अधिक दिखाई पड़ती है, जिसमें 1/3 आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए कर दी गई, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव ये पड़ा कि गांव की महिलाएं आज पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे हैं। यदि हम समाज के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तब ये बहुत आवश्यक है कि सभी वर्ग के लोगों की पर्याप्त या समुचित भागीदारी होनी चाहिए। महिलाएं जो समाज की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, यदि उन्हें हम पर्याप्त प्रत्यक्ष भागीदारी प्रदान न करें तो निश्चित रूप से गांधीवादी दर्शन का लक्ष्य या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रजातांत्रिक मूल्य जो है उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते और गांधीयन फिलॉसफी के अंतर्गत ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है वह हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आज ग्रामीण शक्ति संरचना के प्रतिमान निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ग्रामों में विभिन्न परिवर्तन घटित हुए हैं।